गरीबों का मसीहा इंडिया बन रहा है। रीज़न मैंने उसमें बताया था कि इंडिया इज़ बेसिकली एट द क्लाइमेट फाइनेंस फोरम। जाके वहाँ पे क्या बता रहा है कि जो अब तक आपने जो हार्म कर रखा है इन्वायरमेंट को, यू विल बी टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिजॉल्विंग इट फर्स्ट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने किया है तो आप पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। तो उसमें कितना फंडिंग क्या आएगा उसकी क्लैरिटी से आइडिया होनी चाहिए। कोयोटो में कितना है, पेरिस एग्रीमेंट में कितना है, और फर्दर 2035 के बाद व्हाट इज ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ एज सच कोई ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है ना। इट इज़ नॉट अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या है ये बेसिकली कैसे किया आपस में कन्वेंशन और अंडर द पैटर्न ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन, उसके बेसिस पे डिमार्केट कर लिया। दोज कंट्रीज हु आर इमर्जिंग इन नेशन, दोज हु वर कॉलोनाइज्ड एट सम टाइम ऑफ, तो जो कॉलोनाइज था, जो इमर्जिंग अभी है, उनका सेम पैरामीटर के बेसिस पे ग्लोबल साउथ बना लिया। ठीक है, डेवलप और डेवलपिंग के बीच का डिफरेंस। सो नाउ पीएम मोदी क्या है, 5 नेशन ट्रिप पे जा रहे हैं, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट विजिट ओवरसीज बिगिनिंग टुमारो मैटर्स। ठीक है, तो कौन कौन सी कंट्रीज जा रहे थे पीएम मोदी। एग्जाम वाले दिन बिल्कुल क्लैरिटी रखना, रेड सी नीचे है साउथ में, इसके ऊपर यहाँ पर्शियन गल्फ है। एग्जाम वाले दिन क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगता है कि पर्शियन गल्फ है कि रेड सी है, ठीक है ना। तो याद रखना कि पर्शियन गल्फ ऊपर है, यहाँ गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और यहाँ नीचे है, ठीक है ना। तो इसे अगर याद करने का तरीका अगर और हो तो याद रखना रेड सी ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इससे भी याद रख सकते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास है यहाँ। तो यू कैन सी द पेपर कटिंग्स ऑफ दैट कि ये टॉपिक न्यूज़ में जून के मंथ में और जुलाई के मंथ में ऐसे चल रहा था। तो देयर इज़ नथिंग लाइक, इसमें कोई उसकी एश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है कि ये टॉपिक कहाँ से आर्बिट्रेरी आप पूछ रहे हो। तो इट इज़ डायरेक्टली ऑन द न्यूज़पेपर। अब यूपीएससी नहीं पूछ रही है उससे कि न्यूज़ से नहीं पूछ के कहीं और से कुछ पूछ दे, तो फिर अब कुछ नहीं कर सकते, उसमें कोई कंट्रोल नहीं है हमारा। बाकी पूछना उनको यही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे 2 टेस्ट हो चुके हैं, ये वीक 2 का था। वीक 2 में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। जैसे ये न्यूज़ में मुझे क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट वाला टॉपिक मिला था, ये 2018 के प्रीलिम्स में पूछा था ये टॉपिक। अगर आपने प्रीलिम्स का क्वेश्चन 2018 का प्रैक्टिस किया है तो उसमें था नागार्जुन श्रीशैलम इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना इज़ द लार्जेस्ट क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। ये डायरेक्ट ऐसे करके है, ठीक है। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पे है, किस स्टेट में है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, एक्सपैंडिंग टू एटलीस्ट 4 to 5 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द बॉर्डर, ठीक है। कौन सा रिवर उससे गुजरता है, विच रिवर फ्लो थ्रू दैट टाइगर रिजर्व, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और पन्नेर, चारों में से कौन से है। मैप की प्रैक्टिस जो होगी, यूपीएससी जो मैप्स के क्वेश्चन से पूछता है वो मोस्टली रिवर्स, सिटीज़, इन सब से एसोसिएटेड रहता है। तो जो मैप्स के टॉपिक्स होते हैं उसको काइंडली उसको जा के देखो, ठीक है ना। कौन सा है, कृष्णा, कृष्णा गुजरती है वहाँ से, ठीक है। एससीओ के क्वेश्चंस थे उसमें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाज आस्क्ड इन द स्टेट ऑफ बिहार, ये भी टॉपिक न्यूज़ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चल रहा था। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाज बिकॉज इन द न्यूज़, मैंने बताया था उस दिन कि न्यूज़ में क्यों है, मोस्ट ऑफ द लिक्विफाइड नेचुरल गैस एंड द ऑयल्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड इधर, आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू दीज रीजन। जो यहाँ पे जितने भी हमारे ऑयल रिजर्व्स हैं मोस्टली इन दिस रीजन आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड थ्रू दिस स्ट्रेट। स्ट्रेट और हॉर्मुज का लोकेशन तो पता होगा, उस दिन तो प्रैक्टिस किया था हम लोग, ठीक है। नाटो लीडर्स, नाटो पे भी क्वेश्चन वी हैव प्रैक्टिस्ड। मैंने बताया था आर्टिकल 5 इन द नाटो, इफ़ एनी कंट्री इन द नाटो, अगर उसके ऊपर किसी तरह का वॉर होता है, एग्रेशंस होता है, तो ऑल कंट्री विल बी कंसिडर कि दैट द वॉर हैज़ बीन अगेंस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द नाटो मेंबर। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो जान के रखना हमें। क्लाइमेट फाइनेंस इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूज़ में चल रहा था, मैंने बताया था इंडिया टेक्स अ लीड इन कॉर्नरिंग द डेवलप नेशंस। तो गरीबों का मसीहा इंडिया बन रहा है। रीज़न मैंने उसमें बताया था कि इंडिया इज़ बेसिकली एट द क्लाइमेट फाइनेंस फोरम। जाके वहाँ पे क्या बता रहा है कि जो अब तक आपने जो हार्म कर रखा है इन्वायरमेंट को, यू विल बी टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिजॉल्विंग इट फर्स्ट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपने किया है तो आप पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। तो उसमें कितना फंडिंग क्या आएगा उसकी क्लैरिटी से आइडिया होनी चाहिए। कोयोटो में कितना है, पेरिस एग्रीमेंट में कितना है, और फर्दर 2035 के बाद क्या होगा। तो मैंने इसमें डाला था COP29 हेल्ड इन बाकू अजरबैजान, डेवलप्ड कंट्रीज एग्री टू मोबिलाइज USD 300 बिलियन पर ईयर फ्रॉम 2035 एज अ क्लाइमेट फाइनेंस। ये बिहार के PCS में था इस बार, जिसने भी अटेम्प्ट किया होगा। तो ये सब पॉइंटर्स पे ध्यान देना है, ठीक है ना।
और दूसरा, चलो मान लो ये डेटा नहीं भी आता है ना एग्जाम में, तो एक क्रोनोलॉजिकल एसेंस डेवलप हो जाता है किसी कन्वेंशन और लॉ के एसोसिएटेड, देन यू कैन एबल टू क्या कर सकते हैं उस दिन, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि क्वेटो में कितना प्रॉमिस था, पेरिस में क्या है और उसके बाद क्या होने वाला है ना। तो वो रिजॉल्व करना इज इजी। ठीक है, एक्सियम 4 मिशन भी था न्यूज़ में, तो वो भी प्रीलिम्स में आया था। बाकी अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट से। ठीक है, ये वीक 3 का डिस्कशन है। तो जैसे इसमें पहला ही क्वेश्चन जो था वो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रिड्यूस फ्रॉम 9.11% to 2.58% फ्रॉम मार्च 2021 टू मार्च 2025। सो इस न्यूज़ को पहले बहुत ध्यान से देखना है। इसमें क्या रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इज बेसिकली द लोन प्रोवाइडेड बाय द बैंक, एंड आउट ऑफ दोज लोन हाउ मच अमाउंट इज बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग, कि कितना परसेंट उसमें नॉन परफॉर्मिंग हो गया है ना। नॉन परफॉर्मिंग क्राइटेरिया डिटरमाइन करने का तरीका है 90 डेज में अगर प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट नहीं आया तो दैट लोन विल बी कंसिडर एज अ नॉन परफॉर्मिंग लोन, यही तरीका है। अब इसमें क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट क्या कह रहा है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट रिड्यूस फ्रॉम 9.11% टू 2.58% फ्रॉम मार्च 2021 टू मार्च 2025। तो पिछले 5 साल में क्या हुआ है, रिड्यूस ही हुआ है। ठीक है, अब इसमें यह है कि जैसे यूपीएससी जब क्वेश्चंस फ्रेम करती है तो उसमें लिख देता है स्टीडली डिक्रीज्ड या स्टीडली इंक्रीज्ड। तो मैं यहां पे क्या कंसिडर करूं इसको, स्टीडली डिक्रीजिंग। अभी करंट डेटा इसमें बता रहा है कि 2.5% मार्च 2.3% था मार्च 2025 में, और मार्च 2027 में इट विल इंप्रूव टू 2.5%। तो ये कह रहा है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स। तो क्या मैं उसको कंसिडर कर सकता हूं कि 5 साल में डिक्रीज हो रहा है इस डेटा के बेसिस पे? एक्यूरेटली कह सकते हैं क्या श्योरिटी से कि स्टीडली ही डिक्रीज हुआ होगा? हो सकता है किसी ईयर बढ़ गया हो और अचानक से इसी में कम हो गया हो, है कि नहीं। तो ये डेटा कैसे न्यूज़ में मिला और इसका कितना आपको अंडरस्टैंडिंग है एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए, है कि नहीं। जैसे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि क्या करें, अब यहाँ पे स्टीडली करें क्या। तो ये पीआईबी में 22 जुलाई को चल रहा था, पीआईबी के डेटा में, ठीक है ना। और ये 2018 में क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है इसके ऊपर, 2018, राइट। सो आप अपने नोट्स में ये मेंशन कर सकते हैं कि व्हाट इज द पैरामीटर। आप चाहो तो इस डेटा को लिख भी लो कि इट हैज द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रिड्यूस फ्रॉम 9.11% टू 2.58% मार्च 2021 टू मार्च 2025। अब इसके बाद क्वेश्चंस को देखते हैं कि विथ रेफरेंस टू द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट GNPA इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The gross non-performing asset ratio refers to the proportion of total loans of a bank that have remained overdue for more than 90 days. As I told, कि total loan जो बैंक ने दिया है उसमें what % of the loan is basically non-performing. Non-performing मतलब कि उसके आने का कोई उम्मीद नहीं जिसको हमने दिया है, ठीक है। 90 डेज से ना मुझे इंटरेस्ट आया ना प्रिंसिपल आया उसके ऊपर, तो उसका मतलब जा रहा है हाथ से। अब ऐसा डेटा निकालता कौन है, कौन मेजर करता है? आरबीआई थोड़ी का, आरबीआई फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम होना चाहिए। आरबीआई रेगुलेट्स बैंक सेक्टर इन इंडिया। तो यहाँ पे क्या होगा, GNPA रेशियो ऑफ द इंडियन बैंकिंग सेक्टर इज मॉनिटर एंड पब्लिश प्राइमरली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो गलत हो गया फिर ये, इट इज आरबीआई, लेकिन ये रिपोर्ट सेम सही है। आरबीआई ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकालती है, ये भी यूपीएससी ने पूछ रखा है एक बार, है ना। नाउ gross national performing asset non-performing asset ratio of the scheduled commercial bank has shown a steadily increasing trend over the last 5 years। तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया, मैंने ऊपर डेटा इसीलिए बना के दिखा। तो इसका मोस्ट प्रोबेबली आंसर 2 ओनली हो गया। हाँ सॉरी 1 ओनली। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव इज आर करेक्ट। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है, 1 ओनली इज द आंसर। सो इंडियाज आउटरीच टू द ग्लोबल साउथ, अब ये भी न्यूज़ में चल रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ग्लोबल साउथ? तो ग्लोबल साउथ एज सच कोई ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है ना। इट इज़ नॉट अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या है ये बेसिकली कैसे किया, आपस में
कन्वेंशन और अंडर द पैटर्न ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन, उसके बेसिस पे डिमार्केट कर लिया। दोज कंट्रीज हु आर इमर्जिंग इन नेशन, दोज हु वर कॉलोनाइज्ड एट सम टाइम ऑफ, तो जो कॉलोनाइज था, जो इमर्जिंग अभी है, उनका सेम पैरामीटर के बेसिस पे ग्लोबल साउथ बना लिया। ठीक है, डेवलप और डेवलपिंग के बीच का डिफरेंस। सो नाउ पीएम मोदी क्या है, 5 नेशन ट्रिप पे जा रहे हैं, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट विजिट ओवरसीज बिगनिंग टुमारो मैटर्स। ठीक है, तो कौन कौन से कंट्रीज जा रहे थे पीएम मोदी, तो ही विजिटेड घाना। घाना में याद रखना है कि वी आर कनेक्टेड विद द घाना विद रिस्पेक्ट टू द गोल्ड, सो आई हैव रिटन इट हियर क्लियरली विद द गोल्ड। ठीक है, दूसरा त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील एंड नामीबिया। तो नामीबिया में याद रखना है डायमंड का हम ट्रेडिंग करते हैं नामीबिया से, एज वेल एज चीता। हमने सबसे पहली बार इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन जो हुआ था वो हमने नामीबिया के साथ किया था। उसका थोड़ा टेम्परेचर कम करोगे। अब इसका एक मैप देखते हैं, व्हाट इज बेसिकली ग्लोबल नॉर्थ। तो नॉर्दर्न, डिस्पाइट इट इज कॉल्ड एज अ ग्लोबल नॉर्थ, most of the countries in the global south are basically lying in the northern hemisphere। तो अभी ध्यान से देखो, this is the equator, ये इक्वेटर है, and most of the countries are lying in the northern hemisphere, है ना। क्या रीजन है इसका, सेम, इमर्जिंग, ठीक है, डेवलपिंग, कोलोनाइजेशन कि वंस द टाइम दे वर इन द कोलोनाइजिंग फॉर्म। फिर और क्या क्या है इसमें, कॉमन इकोनॉमीज है और मोस्ट ऑफ देम। और इस लाइन को बेसिकली किसने दिया था, ब्रांडेड लाइन, इसको ब्रांडेड लाइन बोलते हैं बेसिकली। इट वाज गिवन बाय ब्रांडेड। सो ये क्वेश्चन में भी मैंने मेंशन किया है। विथ रेफरेंस टू द टर्म ग्लोबल साउथ ऑफन सीन इन न्यूज, consider the following statement. The term global south is used to describe developing and emerging economies of Asia, Africa, Latin America and Oceania. Oceania इन countries को बोलते हैं। These countries are considered as a Oceania region. ठीक है। Now the concept of global south was first popularized by the Branded Commission report. So this is the correct statement. It was first popularized by Branded line and thus as a Branded Commission report. The global south has a permanent institution headquartered located in Addis Ababa, Africa. So global south is an informal organization and there is no permanent secretariat of global south. तो ऐसे कम नहीं करोगे। इंडिया, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट। ठीक है, ये भी सही था, ये भी सही था। इंडिया हैज प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन आर्टिकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल साउथ इंक्लूडिंग होस्टिंग द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये अभी न्यूज में चल रहा था। इंडिया इज बेसिकली लीडिंग द ग्लोबल साउथ वॉइस अभी करेंटली। आप इसमें अगर ध्यान से देखो तो इसमें भी ऐसा ही आया है कि वन ऑफ द विजिट ओवरसीज बिगनिंग टुमारो, इसमें नरेंद्र मोदी विजिट ऑन अ बायलैटरल पार्टनरशिप एंड कॉपरेशन। दिस इज नाउ इंडिया इज बेसिकली बिकमिंग द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। अभी हम लोग लीड कर रहे हैं, मैंने आपको लास्ट वाले में मीटिंग में बताया था कि इंडिया इज नाउ बेसिकली लीडिंग द इमर्जिंग एंड द डेवलपिंग नेशंस। नहीं, ओशियानिया का पार्ट ऑस्ट्रेलिया नहीं कंसिडर है उसमें। एंड तो ऐसे तो अफ्रीका, जैसे ऐसे तो एशिया भी है, तो एशिया का ये जापान वाला एशिया इज अ डेवलप्ड नेशन। वो जो स्टेटमेंट है वो सही होगा क्योंकि इट इज अ मेजर पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री इन दैट रीजन। सो इफ वी टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पार्ट, अगर हम उसका सबसे बड़ा कंट्री है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। डू हैव अ नहीं, क्या डाउट इसमें क्या है, ओशियाना का जो पार्ट जो तुम ऑस्ट्रेलिया बोल रही हो कि ऑल्दो ठीक है इट इज अ पार्ट ऑफ दैट बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ ग्लोबल साउथ ना, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी आर कंसिडरिंग एज अ डेवलपिंग इन नेचर इमर्जिंग इकोनॉमीज। ऑस्ट्रेलिया इज अ डेवलप्ड नेशन। So जैसे the term global south is used to describe these countries, and सर ओशियानिया का पार्ट है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो फिर उस हिसाब और वो ग्लोबल नॉर्थ का तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ना उस हिसाब से। उसमें डेवलपिंग और इमर्जिंग डेवलपिंग एंड इमर्जिंग होगा ना। जैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिफाइनिंग द ग्लोबल साउथ इज मोर इकोनॉमिकल इन नेचर रादर देन ज्योग्राफिकल इन नेचर। तो ज्योग्राफी पे पार्ट हम थोड़ी फोकस करेंगे, उसको पता नहीं। समझ में आया ना, मतलब ये जो बोल रही हैं, ये बोल रही हैं कि ज्योग्राफिकली वो उसमें लाइक कर रहा है तो उस पर थोड़ी ना कंसिडर कर रहा है। हाँ, ज्योग्राफी में तो एशिया भी लाइक कर रहा है, जापान भी उसमें लाइक कर रहा है, तो वी विल नॉट बी कंसिडरिंग दैट। ठीक है, इंडिया सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन इवन विदाउट द वर्ड, तो वी ऑल नो दैट द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एट द टाइम ऑफ द इंदिरा गांधी अंडर स्वर्ण सिंह कमिटी हैज इंट्रोड्यूस्ड द preamble
preamble में two words, socialist and secular. It was introduced into that. So socialist and secular was added by the 42nd Constitutional Amendment Act. लेकिन क्या इससे पहले जब added नहीं था तो Constitution was not talking about of the secularism? ऐसा था क्या? Secularism का तो provision था ही ना पहले से. Regardless, it was added explicitly in the 42nd Constitutional Amendment Act. It was there in the. ठीक. तो अब ये क्वेश्चन इस पे देखते हैं. इसमें एक काम का चीज़ इसमें ये मिला था मुझे कि द प्रीएम्बल वाज, हाँ ये एक्चुअली ये आर्ग्यूमेंट था उसमें. अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन. विथ रेफरेंस टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक वर इंसर्टेड इनटू द प्रीएम्बल बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. नाउ अभी तो थोड़ा क्लैरिटी हो गया, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. एग्जाम वाले दिन यू मे गेट कंफ्यूज कि डेमोक्रेटिक भी ऐड तो कहीं नहीं हुआ है कि नहीं. तो ओनली सोशलिस्ट एंड सेकुलर वाज एडेड. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग क्योंकि डेमोक्रेटिक वाज नॉट एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. इट वाज ओरिजिनली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. याद है ना. एक्सेप्ट फॉर द प्रीएम्बल नो प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म. ऐसा है क्या? कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो सेकुलरिज्म को बताता है? 25 to 29. इट टॉक्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट. तो ये भी गलत स्टेटमेंट हो गया. India follows a positive concept of secularism, allowing the state to maintain principal engagement with all the religions. In India, we follow the positive secularism concept, regardless of the Western countries which follow negative. Under negative में क्या होता है? Negative secularism. What we do? We separate the state completely from the religion. Complete separation of a state from the religion. Here we have equal weightage for all the religion. We will respect for all the religion. The state interference तो है ही religion में. ठीक है, तो ये तो बना होगा सही सबसे. ये ऐसा क्वेश्चंस गलत नहीं हुआ होगा. अभी तक में क्वेश्चंस में किस टाइप के क्वेश्चंस गलत हुए हैं? तो कैसे क्वेश्चंस गलत हुए? कौन सा? उसमें अभी जितने डिस्कस किया उसमें कौन कौन सा गलत हुआ है? किसी का गलत हुआ था? सर सही. तुम्हारा सेकंड वो वाला ग्लोबल साउथ. तो मतलब अभी ध्यान है ना, मतलब कि कैसे सोचना है उसको इन द ज्योग्राफी. और बाकी लोग किसी का? तुम्हारा सर सही हो यशस्वी. कितने गलत हुए? 3. कौन सा? ये वाला प्रीएम्बल वाला. हाउ? ये तो बहुत इजी है. ठीक है. क्वाड वाज इन द न्यूज. ठीक है. कोरिलेटेड सिक्योरिटी डायलॉग, आई होप सबको पता होगा. तो क्यों बार बार ये न्यूज़ में होता है, कोई बता सकता है? कैन एनीबडी टेल मी कि व्हाई द क्वाड इज स्टिल, मतलब इट इज अ वेरी प्रोमिनेंट. फोन ऊपर कर. ठीक. इंडिया हैज राइट टू डिफेंड, विल एक्सरसाइज दैट द राइट एंड डोंट इक्वेट विक्टिम एंड प्रिपेट. तो ये न्यूज़ में चल रहा था बेसिकली. तो इसमें कौन कौन से मेंबर नेशंस है? जयशंकर खड़ा है. ये कौन है? ये तो जापान का फ्लैग है. तो एक आदमी इसमें यूएस का होगा, एक जापान का होगा और एक ऑस्ट्रेलियन. So at the first, the Quad foreign ministers meeting after the Operation Sindoor in May, External Affairs Minister Jaishankar said on Tuesday that India expects its Quad partner to understand and appreciate that the country has every right to defend people against terrorism. तो ये डिस्कशन क्वाड में क्यों हो रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज क्वाड इज अ सिक्योरिटी डायलॉग, है ना. तो ये डिस्कशन क्वाड में हो रहा है. नाउ अभी क्वाड इज नाउ थोड़ा आगे डायमेंशन चेंज करके वी आर ऑल्सो एंटरिंग इनटू द इकोनॉमिक पार्टनरशिप. अभी क्वाड में नया चल रहा है. पहले हमने जब स्टार्ट किया था तो इट वाज कंप्लीटली अ सिक्योरिटी डायलॉग विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन साउथ चाइना सी रीजन, इंडियन ओशन रीजन्स, है ना. उसी को ध्यान में रखते हुए बनाया था हम लोगों ने. इसको हम लोग एशियन नाटो जैसा भी बोलते हैं, है कि नहीं. लेकिन फॉर्मल नहीं है. फॉर्मल नहीं है. नाटो इज़ अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. उसके अंदर फॉर्मल किस बेसिस पे आप कंसिडर करोगे? कि उनका बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, आर्टिकल्स होगा, कन्वेंशंस होंगे, लॉज होंगे उसके अंदर. उसमें आर्टिकल 5 क्लियरली सेज, जो पता है हम लोगों को, कि अगर ऐसा होता है अटैक तो इट विल बी कंसिडर ऑन द अटैक ऑफ एवरी कंट्री. यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ किसी पे अटैक हुआ तो दे विल नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको देखो जैसे हम देख रहे हैं इंडिया के बाद पहलगाम वाले अटैक में कहाँ आया कोई यूएस से या ऑस्ट्रेलिया से भी कोई नहीं आया, है कि नहीं. और जापान से भी किसी ने कुछ कहा नहीं
कि हम आपको वेपन देते हैं, आप चलो। तो with reference to the quadrilateral security dialogue, consider the following statement. The Quad was originally conceived in 2007. अब ये पता है किसी को कि it was originally conceived in 2007, ठीक है? As a strategic dialogue between India and the United States, Japan and Australia. ठीक है, आप आई होप ये वाला सही होगा, है ना? The primary objective of the Quad is to promote free, open and inclusive Indo-Pacific region. ध्यान रखना, Indo-Pacific region को particularly highlight करके हमने Quad बनाया. तो एग्जाम वाले दिन you should be focused. ठीक है, Quad is often described as an Asian NATO because it is a formal military alliance with collective defense obligation. तो it is not a formal, तो ये तो है नहीं. तो अगर किसी ने सही किया है क्या इसको, फॉर्मल को? All member nation of the Quad are also membership of the Asian Regional Forum. Asian Regional Forum. सारे नाटो के मेंबर्स हैं क्या एशियन रीजनल फोरम्स में? नाटो बोल रहा हूँ, मतलब क्वाड के मेंबर्स हैं क्या ऐसे? तो इसका 1 और 2 इसका आंसर हो गया. एशियन रीजनल फोरम क्या होता है? प्लीज सी दैट. तो नॉट ऑल क्वाड मेंबर्स आर इन द ARF. USA is not the member of Asian Regional Forum. Early dialogue partnership less typically define many international contexts. Deepening on classification with statement written in कर. ठीक है, ये मैंने एक टाइगर पे जो क्वेश्चन पूछा था, तो इट वाज बेसिकली अ टाइगर कॉरिडोर कनेक्टिंग विद द मध्य प्रदेश टू द ओडिशा सेक्टर. तो ईस्ट टाइगर कॉरिडोर पे एक बेसिकली ये बड़ा अच्छा न्यूज़ में था कि जो यहाँ पे टाइगर्स हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, दे कैन ईजिली ट्रैवल फ्रॉम दिस रीजन एंड रीचिंग टिल सिमलीपाल ओशन, यहाँ तक दे आर रीचिंग. सो आई होप कि आपको इस एरिया का पूरा नेशनल पार्क का क्लैरिटी होना चाहिए. अब न्यूज़ में जैसे चल रहा है तो उसमें ऐसे ही करके बता दो. जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन उसमें दिया हुआ है तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व. तो तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व इज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा. ठीक है, पेंच कान्हा टाइगर रिजर्व इज इन मध्य प्रदेश. अचना कमर अमरकंटक रिजर्व इज इन स्टेट ऑफ ओडिशा. कहाँ पे है वो? छत्तीसगढ़. ठीक है, अचना कमर अमरकंटक रेंज जो है उसके ऊपर मैकाल हिल्स है ना. विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम दैट प्लेस? कौन सा रिवर ओरिजिनेट होता है वहाँ से? नर्मदा. हाँ, नर्मदा बोला, नर्मदा रिवर ओरिजिनेट. और ऑल्सो और जो एक बिहार में इंटर करती है सोन ऑल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम दैट. ठीक है, तो इसका मैप का क्लैरिटी किसी का सही हुआ, गलत हो गया? साक्षी गलत हो गया? अच्छा सही हुआ, हाँ सही. ठीक है, तो ये न्यूज़ में चल रहा था. इस एरिया का सारा टाइगर रिजर्व सब कुछ पता होना चाहिए. तो देखो अब इसमें देख लेते एक बार. संजय ढुबरी टाइगर रिजर्व यहाँ पे दिया हुआ है. इट इज़ इन द स्टेट ऑफ संजय ढुबरी टाइगर रिजर्व. किस स्टेट में है ये? MP. ठीक है, अंबिकापुर छत्तीसगढ़. यहाँ पे गुरु घसीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में. फिर पलामू आपका झारखंड में है. ठीक है, उसके बाद हजारीबाग झारखंड वाले रीजन में है. फिर यहाँ पे पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिस इज ऑल्सो नियर टू रांची. एंड नाउ हियर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व. इसमें दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जमशेदपुर के पास है, पुरुलिया वेस्ट बंगाल में. ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आसान था, सही वो होगा, बट एग्जाम में हो जाता है मिस्टेक. अब नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर फॉर्मल जॉब क्रिएशन. So anyone have idea regarding to employment linked incentive scheme? Why government of India has come out with the employment linked incentive scheme? The objective of coming with the employment linked incentive scheme is to formalize employment. या फिर हाँ Human resource. हाँ, और क्या पॉइंट हो सकता है अंकित? Why government of India come with the employment linked incentive scheme? क्यों लेके आता है? मतलब जो न्यू कमर्स हमको जॉब मिले. Job creation, increase the employment opportunities in the formal sector. फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मतलब पूरा सही ऐसे होगा, नॉट ओनली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द पर्टिकुलरली फॉर्मल सेक्शंस. फॉर्मल सेक्टर समझ रहे हो? व्हाट इज फॉर्मल सेक्टर, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? रजिस्टर नहीं है मतलब गवर्नमेंट के साथ. हाँ, बाकायदा जिसका पेरोल नहीं समझ में आ रहा है, जिसकी सोशल सिक्योरिटी सही से नहीं जा रही है, वो सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में. कुछ एग्जाम्पल है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का? सर
वेस्ट जनरेशन जो होता है ज़्यादा। अभी आपके आसपास यहाँ पे जैसे आप रहते हैं वो आर कंसिडर विल बी कंसिडर एज अ अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्किंग। जैसे कि आप यहाँ पे देखते होगे, जैसे नीचे अगर ठेला लगाया हुआ है किसी ने छोले का इसका, दे विल बी कंसिडर एज एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है ना। और उसके बाद उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे बड़ा इश्यूज़ क्या है, देयर इज़ नो क्लैरिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी, वेजेस का कोई वो नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है बिल्कुल, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम में क्या होता है, जो फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयर्स हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इनको दो। क्योंकि जब एक बार आप एम्प्लॉयमेंट जैसे आप ज्वाइन करोगे फॉर्मल सेक्टर में, तो दे विल कम विथ मल्टीपल थिंग, एक सोशल सिक्योरिटी होगा, पेंशन होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी उसमें, तो एम्प्लॉयर को पे करना होता है। तो वैसे सिचुएशन में एम्प्लॉयर रिलक्टेंट होते हैं जॉब देने के लिए कि मुझे पे करना, तो गवर्नमेंट कहती है कि मैं इंसेंटिव उसके जगह आपको पे करूंगा मंथली बेसिस पे, इसमें लिखा भी है द एम्प्लॉयर विल गेट अ इंसेंटिव फॉर द एम्प्लॉयज विथ अ सैलरी अप टू 1 लाख। द गवर्नमेंट विल इंसेंटिवाइज द एम्प्लॉयर अप टू 3,000 पर मंथ, कि कुछ अमाउंट गवर्नमेंट देगी उसमें केस में। तो गवर्नमेंट के देने की वजह से क्या होगा कि एम्प्लॉयर विल गेट इंसेंटिवाइज टू एम्प्लॉय मोर पीपल, है कि नहीं। अगर आपने छोड़ दिया तो फिर वैसे सिचुएशन में कहेगा कि कौन एम्प्लॉय को उसी रिसोर्सेज से काम करवा लो, जितना हो सकता है निकालो। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द स्कीम एम टू प्रमोट फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, मैंने देखो जानबूझ के यहाँ पे लिखा फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, बाई प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू कंपनीज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ न्यू फॉर्मल जॉब्स क्रिएट। तो याद रखना है एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर्मल, इसको जो पैसा देगा वो क्या होता है, EPFO, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ से होती है रजिस्ट्री एंड एवरीथिंग। जो भी इसका EPFO का एग्जाम भी UPSC कंडक्ट कराती है। एक क्वेश्चन लेबर लॉ पे, लेबर स्कीम पे डेफिनेटली एग्जाम में आता है, लेबर लॉ एंड लेबर स्कीम्स पे डेफिनेटली एक क्वेश्चन जरूर रहेगा हर साल। नाउ द इंसेंटिव अंडर द स्कीम आर डिस्पर्स्ड थ्रू द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द वेरीफाइड पेरोल डेटा। तो वहाँ पेरोल डेटा आपको दिखाना पड़ेगा। पेरोल का मतलब जो कि सैलरी मंथली जो आती है उसको पेरोल डेटा। द स्कीम इज एप्लीकेबल ओनली टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड एक्सक्लूड सर्विसेज। अब ये स्ट्रीम जैसा लिखा हुआ है तो उससे पकड़ा गया होगा, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग तो है ही, सर्विस सेक्टर भी है। एग्रीकल्चर में होगा क्या, एग्रीकल्चर सेक्टर में होगा, फूड प्रोसेसिंग सब यस फूड प्रोसेसिंग में हो सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर में चांसेस नहीं है क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड है ना वो भी हमारे कंट्री में। The ELI scheme seeks to complement the existing production linked incentive scheme by focusing on labor intensive industries. यही होगा। The ELI scheme seeks to complement the existing production linked incentive scheme by focusing on labor intensive industry. सही है, ठीक है। तो 1, 2, 4 इसका आंसर सही है। ये स्टेटमेंट नंबर 3 इनकरेक्ट था एंड बाकी सारे करेक्ट थे इसमें। अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज मिला मुझे, इंडियाज एनर्जी स्टैक। इंडिया एनर्जी स्टैक टू बिल्ड अ डिजिटल बैकबोन फॉर इंडिया पावर सेक्टर, ये PIB में चल रहा था। इंडिया पावर सेक्टर में वी आर बेसिकली इंटीग्रेटिंग द डिजिटाइजेशन। अब उसका क्या बेनिफिट आएगा, तो उसमें सारा एकदम क्लियरली कट लिखा हुआ है। इंटीग्रेटिंग रिन्यूएबल एनर्जी, एनहांसिंग डिस्कॉम एफिशिएंसी। किसी को पता है डिस्कॉम किसको बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। जो डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी जो एक जगह प्रोड्यूस होता है उसके बाद फिर क्या होता है, ग्रिड में जाता है और ग्रिड से फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है, है ना। तो वो कौन देखता है? डिस्कॉम। और ये सबसे ज़्यादा करप्ट है हमारे कंट्री में, डिस्कॉम जितने भी है, एकदम इनएफिशिएंट। अगर आप लोग को याद हो बचपन में इलेक्ट्रिसिटी का बिल कभी पे करने गए होंगे आप लोग, लाइन में खड़े होकर, आप लोग ने किया नहीं, मैंने किया है अपने घर पे। तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जब आप पे करने जाओगे तो वहाँ पे एक पर्ची कटता था, उसके बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे होता था, है कि नहीं, जितना यूनिट आपने उठाया। उसमें क्या होता था, पहले चोरी होती थी जब इलेक्ट्रिक मीटर नहीं हुआ करता था, तो लोग क्या करते थे कि चोरी कर लेते थे, बाकी 10-15 यूनिट उठता था, वो भी दिखाने के लिए कि मैं महीना महीना सबमिट कर रहा हूँ। अगर आप महीने महीने सबमिट नहीं कर रहे इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो इसका मतलब कि आप या तो अंधेरे में रह रहे हैं या तो चोरी कर रहे हैं। यही 2 ऑप्शन है। तो जहाँ आपका बिल 2-3 महीने का पे नहीं हुआ, सीधे इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस से कोई आ जाएगा और उसको आपने कुछ पैसा दे दिया, वहीं काम खत्म हो जाएगा, रफा दफा। तो इससे क्या हुआ, नुकसान अल्टीमेटली गवर्नमेंट को हो रहा था। तब नेट मीटरिंग आया, फिर इलेक्ट्रिसिटी मीटरिंग आया, तो डिस्कॉम इज बेसिकली सफरिंग फ्रॉम दैट, बहुत भारी लॉस में था। तो इसी केस में इन लोगों ने डिजिटल बैकफॉर्म फॉर इंडिया पावर सेक्टर।
अब ये क्वेश्चन मैंने इस पर फ्रेम किया है कि विथ रेफरेंस टू द इमर्जिंग इंडिया एनर्जी स्टैक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इनेबल्स पीयर टू पीयर एनर्जी ट्रेडिंग बाय अलाउइंग प्रोज्यूमर्स, मतलब प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स, टू डायरेक्टली एक्सचेंज सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये पॉसिबल है, कर सकते हैं क्या? वो तो बोल रही नहीं। इट इनेबल्स पीयर टू पीयर एनर्जी ट्रेडिंग, मतलब मैंने अपने घर में सोलर लगा दिया, अपने घर में उसका कैपेसिटी एक लगा के रखा, दूसरे घर में भी है, ठीक है। तो मान लो इन केस अगर नहीं काम कर रहा है तो क्या मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ उसको इलेक्ट्रिसिटी? क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, एकदम है पॉसिबल। नेट मीटरिंग आने के बाद पीयर टू पीयर ट्रांसफर हो सकता है। आने वाले समय में आपको दिखेगा घर में खुद वी कैन प्रोड्यूस एंड कंज्यूम, और एक्स्ट्रा जो आएगा वो हम ग्रिड में डाल सकते हैं, वी कैन मेक अ मनी ऑफ दैट एज वेल। यही है ना, सोलर पैनल लगा रहे हैं ना घर पे आज की डेट में, तो ये एकदम पॉसिबल है पीयर टू पीयर। किसी का गलत हो गया क्या? गलत हुआ, सही था, अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है। इट सपोर्ट कार्बन मार्केट कंप्लाइंस। अब ये बताओ कि कार्बन मार्केट कंप्लाइंस कर सकता है क्या? ये बिल्कुल कर सकता है। डिजिटाइज कर दिया ना, रिकॉर्ड बनने लगेगा हमारा, डिजिटाइज हो गया ना, मैनुअल तो रहा नहीं, या फिर वो तो रहा नहीं, अब तो चीज़ें चेंज हो गई। तो ये बड़ा अच्छा टॉपिक था, न्यूज़ में चल रहा था। तो ये कार्बन मार्केट कंप्लाइंस भी कर सकता है बाय प्रोवाइडिंग वेरीफेबल डिजिटल ट्रैकिंग ऑफ एमिशंस एंड कार्बन क्रेडिट। तो बाकायदा जो हम लोगों ने आईएनडीसी के अंदर क्या ले रखा है शपथ, 5 इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जिसको 5 अमृत बोलते हैं, है ना। तो उसका डेटा कहाँ से बनेगा? यही सब तो बनाएगा ना डेटा, है कि नहीं? अभी तो अनऑर्गेनाइज डेटा है, हम लोग तो एनुअली सबमिट करना होता है रिपोर्ट जाके, हम लोग को आईएनडीसी का बाइनल में जाके हम सबमिट करते हैं रिपोर्ट कि इतना इतना है। तो वो लोग का इशू बस इतना ही कि ये जो रिपोर्ट आ रहा है उसमें कितना मतलब ओरिजिनल है, कितना एक्यूरेट डेटा है, ठीक है। इट इज डिजाइन टू इंटीग्रेट रिन्यूएबल एनर्जी इनटू ग्रिड मोर एफिशिएंटली थ्रू रियल टाइम डेटा एंड फॉरकास्टिंग टूल। तो ये तो होगा ही, इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी 100% विल बी देयर। इट रिड्यूसेस एनर्जी लॉस एंड इम्प्रूव्स ओवरऑल सिस्टम एफिशिएंसी, सबसे बड़ा इसका रोल यही, ठीक है ना, जो मैंने डिस्कॉम में इसमें डाला। तो इट वाज इन न्यूज़। तो आई होप कि ऐसे क्वेश्चंस जब आप पढ़ते हैं टॉपिक्स, तो आई होप कि इतना क्लैरिटी में जाना है, अंदर डेप्थ में जाना है, समझना है, ठीक है ना। अब तो ये ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं होते होंगे, नहीं ना, अब तो पकड़ में आ जाता होगा। जहाँ डिजिटाइज और टेक्नोलॉजी आएगी, मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, हम क्लियरली रूल आउट नहीं कर सकते उस चीज़ को। हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि वो गलत ही होगा। जैसे अगर यहाँ पे आपका दिमाग कह रहा है कि पीयर टू पीयर नहीं होगा, तो ये कैसे हम डिजिटाइजेशन और टेक्नोलॉजी के स्कोप में बोल सकते हैं? ये चीज़ क्लैरिटी से नहीं बोल सकते हैं इस चीज़ को। आ रही है बात समझ? मतलब हम क्लैरिटी से ना नहीं बोल सकते, ठीक है ना, तो वो डेफिनेटली हाँ ही होगा फिर। अब ये क्वेश्चन था ऑलिव रेडलेट टर्टल को लेके। तो ऑलिव रेडलेट टर्टल इज अ माइग्रेटरी स्पीसीज, ठीक है ना। माइग्रेटरी स्पीसीज कैसे होते हैं? एयर, लैंड, वाटर, तीनों पे होता है माइग्रेटरी स्पीसीज, ठीक है। एयर का एग्जांपल कुछ किसी को? एयर में यस क्रेन्स, जो साइबेरिया से यहाँ। लैंड में एलिफेंट माइग्रेटरी होता है। एलिफेंट होता है क्या? श्योर, एलिफेंट होता है माइग्रेटरी। और वाटर में, वाटर में तो ये एक ऑलिव रेडलेट टर्टल, ठीक है। ब्लू व्हेल्स, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। तो अब इसमें सेंट्रल एशियन फ्लाईवे एक इंपॉर्टेंट था कि सेंट्रल एशियन फ्लाईवे इज वन अमंग द वर्ल्ड 9 मेजर फ्लाईवेज और माइग्रेटरी रूट. It is used by lack of birds and especially water birds. The flyway links the northernmost breeding ground of Siberia. Russia में है Siberia, I hope पता Siberia to South Asia and West Asia. India is critical stopover site for these birds. Central Asian flyway, ठीक है. तो I hope this is. अच्छा, माइग्रेटरी बर्ड्स को, माइग्रेटरी स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा कन्वेंशन है? कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, वो तो तुमने पढ़ लिया, उसका नाम क्या है, कहाँ पे ऐसे साइन हुआ था? स्टॉकहोम कन्वेंशन, बॉर्न कन्वेंशन, दोनों में से कौन सा है? बॉर्न कन्वेंशन, है ना, ठीक है. हाँ ऐसे होंगे, लेकिन बॉर्न स्पेसिफिकली फॉर द माइग्रेटरी स्पीसीज, बॉर्न चैलेंज है, बॉर्न कन्वेंशन नहीं है.
Olive Ridley turtle, sea turtle, consider following statement. Olive Ridley turtle is endemic to the Indian subcontinent. Huh? Wrong? So if it's migratory, how can it be? Endemic to Indian subcontinent. Wrong कैसे होगा? माइग्रेटरी, एंडेमिक का क्या मतलब है? एंडेमिक का मतलब कि पहली बार ओरिजिन वहीं से हुआ है उसका. एंडेमिक का ये मतलब होता है. ज्योग्राफी नहीं, ज्योग्राफी मतलब दो तरह का है. एक होता है कि प्रेजेंटली वो कहाँ लोकेटेड है. जैसे कि अफ्रीका के चीता को उठा के हमने कूनों में ला के रख दिया. अब आप उसको बोल रहे हो कि एंडेमिक है वो यहाँ का, तो एंडेमिक थोड़ी ना हुआ, वो तो अफ्रीका का था. नामीबिया का है वो एंडेमिक. जैसे कॉफ़ी जो है प्लांटेशन, कॉफ़ी इंडिया का थोड़ी ना है, वो तो लेके आए ना हम लोग. तो एंडेमिक तो वो कहीं और की कंट्री का था ना, मतलब कि नेटिव वो वहाँ का था. फर्स्ट टाइम वो वहाँ मिला था, अब आप लेके आ गए तो इट इज़ जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो इस पे ध्यान देना है. इस पे मेरा एक बार प्री में गलत हुआ है क्वेश्चन. यू शुड हैव अ क्लैरिटी कि एंडेमिक का मतलब कि वही. अब इसमें कह रहा है कि ऑलिव रिडेड टर्टल इज एंडेमिक टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट. तो नॉट ओनली इंडियन सबकॉन्टिनेंट, वार्म वाटर्स में मिलता है ये. तो अटलांटिक पैसिफिक सब जगह पे है. इट इज प्रोटेक्टेड अंडर कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज एज अ माइग्रेटरी मरीन स्पीसीज. तो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज में इसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है. Olive ridley are widely distributed across the warm tropical waters of Pacific, Indian and Atlantic Ocean. ये ज्योग्राफी है कि प्रेजेंट उसका लोकेशन कहाँ कहाँ पे मिल रहा है वो. ठीक है ना? आई होप दोनों में क्लैरिटी आ गया ना, कैसे पर्सपेक्टिव से देखना है. एग्जाम वाले दिन जो ओवर थिंकिंग जो होने लगता है साक्षी, उसको कैसे कंट्रोल करने के लिए मैं तुम्हें पहले भी बताता था कि पर्सपेक्टिव से उसको उस वक्त देखना होता है कि वो ज्योग्राफिकल लिखा हुआ है कि किस रीजन में लिखा हुआ है. जैसे तुमने बोला ना ग्लोबल साउथ, और तुम कंफ्यूज हो गए, उसको ज्योग्राफी से कोरिलेट करना शुरू कर दिया. जबकि ग्लोबल साउथ जो बनाया गया है वो इकोनॉमिक डायमेंशन पे हमने कंसिडर किया ग्लोबल साउथ, और हम ज्योग्राफी वहाँ ढूंढना शुरू कर दिए. तो बस वहाँ दिमाग मेरा होना चलने लगेगा बहुत तेज़, है कि नहीं? और जहाँ दिमाग तेज चलेगा वहाँ गलती हो जाएगी. मैंने बताया ग्लोबल साउथ से साउथ पोल दिखने लगेगा तुरंत कुछ का कुछ होने लगेगा वहाँ पे एग्जाम वाले दिन, है कि नहीं? तो यू हैव टू कंट्रोल योर ब्रेन. द स्पीसीज एग्जिस्ट द फेनोमेनन ऑफ एरी बाडा वेयर द थाउजेंड ऑफ फीमेल्स कम अलॉन्ग शोर साइमल्टेनियसली. तो ये किसका किसका सही हुआ? किसी को पता था ये एरी बाडा किसको बोलते? पता था? ये न्यूज़ में आता रहता है बार बार, खुद हिंदू में लिखा रहता है, इंडियन एक्सप्रेस में लिखा रहता है. तो ये कीवर्ड याद ऐसे याद रखना कि एरी बाडा इट इज कॉल्ड एज. अब ये केमिकल वेपन, रशिया यूज केमिकल वेपन अगेंस्ट यूक्रेन वाइड स्प्रेड सेज डच का कोई मिनिस्टर बोल रहा है. तो डच के मिनिस्टर बोलने से तो मानेंगे नहीं हम लोग. ऑफिशियली कहीं पे रिलीज नहीं हुआ है ना, उसको तो जो बोलना आ रहा है वो बोल दे रहा है. ठीक है, अंडरमाइन करने के लिए नेशंस को, टू स्प्रेड हेट अगेंस्ट दैट नेशन अनलेस अंटिल इट इज नॉट प्रूवन बाय द, मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसको बोलेगी, प्रूव करेगी कि हाँ ये इसने यूज किया. जैसे सीरिया के अगेंस्ट प्रॉपर लगा हुआ है कि उसने अपने सिटीजन के अगेंस्ट में केमिकल वेपन यूज किया है. सीरिया ने, क्या नाम था उसका? यस, उसने अपने सिटीजन के अगेंस्ट. तो जब तक पूरी तरह से फॉर्मली उसका नहीं आ जाता तब तक हम ऐसे कंसिडर नहीं करेंगे. लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया कि केमिकल वेपन क्या होता है और उसको इंटरनेशनली रेगुलेट कौन कर रही है. तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं. द केमिकल वेपन कन्वेंशन इज लीगली बाइंडिंग. अब कोई बता सकता है कि इट इज लीगली बाइंडिंग? इंटरनेशनल लेवल पे लीगली बाइंडिंग बना दिया हमने. होगा लीगली बाइंडिंग? वुड इट बी अ लीगली बाइंडिंग? क्यों नहीं होगा लीगली बाइंडिंग? Because it is very dangerous. लीगली बाइंडिंग ही करना होगा ना हमें. उसको वायलेट कर देते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट है वो बाद में आएगा, बट पहले तो मुझे लीगली बाइंडिंग बनाना पड़ेगा उस चीज़. नहीं तो फिर इतना मेहनत किया और मोरली बाइंडिंग कर दिया तो ठीक है, आपने मोरली बाइंडिंग कर रखा, आपने में मोरल्स है नहीं जो करना है हम करेंगे, है कि नहीं? क्योंकि पनिशमेंट नहीं है ना इंटरनेशनल लेवल पे. क्या पनिशमेंट है? व्हाट आर द पनिशमेंट? क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग? सैंक्शन इंपोज कर देंगे. उसमें भी क्या होगा कि जब सैंक्शन इंपोज हो गया तो कोई पर्टिकुलर कंट्री सैंक्शन इंपोज करके बैठी रहेगी, बाकी की कंट्रीज उसके साथ ट्रेड कर रही है अच्छे से, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है उस चीज़ों का. जैसे रशिया पे सैंक्शन तो लगा ही हुआ है इतना, ये रशिया आराम से व्लादिमीर पुतिन घूम रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसको, है कि नहीं? तो आपको ये क्लैरिटी होना चाहिए कि सैंक्शन अगर इंपोज हो रहा है तो उसके बाद सैंक्शन का भी क्या इंपैक्ट आता है ये भी देखना है. जैसे इंडिया को फोर्स करता है यूएस कि डू नॉट टेक ऑयल एंड क्रूड फ्रॉम द रशिया, तो इंडिया हैज स्टार्टेड लुकिंग फॉर द डिफरेंट ऑप्शन, जिसमें जयशंकर बार बार जाके बोलता है ना मीटिंग्स में कि द वर्ल्ड प्रॉब्लम, यूरोपियंस प्रॉब्लम शुड नॉट बी कंसिडर एज अ वर्ल्ड प्रॉब्लम नाउ. क्यों बोलता है ये चीज़? आपको समझ में आ रहा है ये कैसे कनेक्ट हो गया?
वो बोलता है ना कि मीटिंग्स में बोलता है कि यूरोपियन प्रॉब्लम शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वर्ल्ड प्रॉब्लम। मेरी ज़रूरत है, मैं डेवलपिंग नेशन हूँ और मुझे अभी अपने आप को डेवलप करना है। वैसे में आपने सैंक्शन लगा लिया रशिया के, आप अपने इंटरेस्ट पे, मैं कहाँ से ऑयल और एनर्जी इंपोर्ट करूँ अभी आज के डेट में। तो इस साल का जो मेंस का क्वेश्चन था उसमें लिखा हुआ था कि इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसीज है उसमें जो एनर्जी डिमांड है अभी क्या है और फ्यूचर में आपको क्या रखना है, तो हाउ टू शिफ्ट फ्रॉम दैट। तो हाउ द कोरिलेटेड विद द करंट अफेयर्स, कैसे करंट अफेयर्स से कोरिलेट हो गया। इस साल का जो मेंस का क्वेश्चन था उसमें यही था ना, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखते हैं इसको। द केमिकल वेपन कन्वेंशन इज लीगली बाइंडिंग इन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट प्रोहिबिट्स द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग एंड यूज ऑफ केमिकल वेपन। तो दिस इज गुड, राइट स्टेटमेंट। अब याद रखना है केमिकल वेपन कन्वेंशन के अंदर डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग और ये सारा चीज़ केमिकल वेपन का हम नहीं कर सकते हैं। द सिग्नेटरीज एज वेल एज ओरिजिनल मेंबर ऑफ द केमिकल वेपन कन्वेंशन हैज़ डिस्ट्रॉयड इट्स इंटायर डिक्लेयर्ड स्टॉक पाइल अंडर OPCW वेरिफिकेशन। तो ये कह रहा है कि इंडिया उसका सिग्नेटरी भी है एंड ओरिजिनल मेंबर भी है केमिकल वेपन का, और उसने ऐसा ऐसा कर रखा है। तो आपको लगता है कि इंडिया ऐसा किया है? क्यों इंडिया क्यों नहीं, साइन कर दिया हो यार, लीगली बाइंडिंग है वो, क्यों नहीं करेंगे हम लोग? साइन करने के बाद भी मतलब वो स्टॉक पाइलिंग करते रहेंगे क्या? ये कह रहा है कि हैज डिस्ट्रॉयड इट्स इंटायर डिक्लेयर्ड स्टॉक पाइल OPCW वेरिफिकेशन। तो हमने लीगली साइन भी तो कर रखा है ना, रखे रहेंगे क्या हम? अगर हम साइन नहीं किए होते तो हम केमिकल वेपन बनाते रहते हैं, जैसे मूड खराब होता पाकिस्तान पे चला देते है कि नहीं, बॉर्डर पे जाके केमिकली वेपन एक पता भी नहीं चलेगा किसी को। लेकिन वी हैव साइन दैट, तो नहीं होगा, ये स्टॉक पाइलिंग नहीं होगी, विद इवन माइन्यूट भी नहीं होगी, ठीक है ना। जैसे कि केमिकल वेपन हैज डिस्ट्रॉयड इट्स इंटायर डिक्लेयर्ड स्टॉक पाइल अंडर OPCW। हाँ है नहीं अपने पास। बना लेंगे, मतलब अभी तो जैसे अरे इतना कॉमन सा एप्टीट्यूड है इसमें। इफ आई हैव साइंड दैट ट्रीटी और उस ट्रीटी में लिखा हुआ है कि आप नहीं रख सकते हो और मैंने लीगली बाइंडिंग है, तो कैसे हम रख लेंगे इस चीज़ को? हर ये बात समझ में। इसीलिए जैसे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हमने साइन नहीं किया है, वी हैव नॉट साइन द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब क्योंकि हमने साइन नहीं किया है तो व्हाट विल हैपन, वी आर सपोज टू, हाँ रख सकते हैं उस चीज़ को। अब हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर सकते हैं, जैसे एनर्जी के लिए भी और दूसरा उसको वेपन के लिए भी एनरिच कर सकते हैं, है कि नहीं। अगर हम साइन कर देते तो हम नहीं कर सकते थे। फिर उसके बाद फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो इंटरवेन करने लगेगी, न्यूक्लियर वॉचडॉग, सैटेलाइट से फोटो लेंगे, जो अभी ईरान के साथ हुआ, है कि नहीं। तो उसमें ये सारी चीज़ें होंगी अगर आप साइन कर देते तो साइन हमने क्यों नहीं किया? आई होप यू नो दैट इंडिया, पाकिस्तान एंड इजराइल, दे हैव नॉट साइंड इट। चाइना साइन करके रखा है। चाइना जितने भी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का पता है ना, देयर आर 5 परमानेंट मेंबर इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, दे हैव अ वीटो पावर, दे आर न्यूक्लियर वेपन स्टेट, डिक्लेयर किया है। तो इंडिया का एक आर्गुमेंट ये भी है कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इज अनडेमोक्रेटिक इन नेचर, कि आपने इन्हीं 5 को अलाउ किया है, ये रख सकते हैं। और इन्होंने क्या ले रखा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कल के डेट में खतरा आएगा तो आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट। यही है ना न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में। The use of the chemical weapon in the recent conflict has been reported in countries like Syria, Iraq, and such incident fall under the verification mandate of OPCW, Organization for Chemical, ये कहाँ गया? इसका ऑर्गेनाइजेशन है, क्या नाम है इसका? ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ केमिकल वेपन्स, उसको बेसिकली है ना, ठीक है। तो ये द यूज ऑफ केमिकल वेपन इन द रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हैज़ बीन रिपोर्टेड इन कंट्रीज लाइक सीरिया, इराक एंड सच इंसिडेंट फॉल। तो सीरिया में तो एकदम डेफिनेटली 100% हुआ है, ठीक है, उसका एकदम प्रॉपर रिकॉर्ड है। इराक में भी हुआ है, तो ये दोनों सही हो जाएगा। द रेगुलेशन ऑफ द केमिकल वेपन एट द ग्लोबल लेवल इज कैरिड आउट बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अंडर जेनेवा प्रोटोकॉल 1925। तो ये रेगुलेशन है क्या? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तो करेगा ना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तो करेगा ना। जेनेवा प्रोटोकॉल 1925 के अंदर जो है वो पूरी तरह से स्टॉक पाइलिंग को लेके नहीं है, केमिकल वेपन को रोकेंगे, बट उस स्टॉक पाइलिंग से लेके सब कुछ जो है मैंडेट OPCW के अंदर देखा जाएगा। अब हो सकता है स्टॉक पाइलिंग में भी उसमें लिमिट लगा रखा होगा कि आप कितना केमिकल वेपन रख सकते हैं,
मतलब नॉट ओनली फॉर द कि ह्यूमन पे ही हमें रिलीज करना है, कहाँ कहाँ और उसका यूज़ है, उसमें कुछ मैंडेट होगा कन्वेंशंस में। ठीक है, आई होप समझ में आया। ठीक है, तो ये दिस इज फोर्थ इज इनकरेक्ट एंड 1 2 3 आर करेक्ट। आप लोग का सही हुआ था या गलत हो गया था? ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी, जीएम टेक्नोलॉजी, जीएम टेक्नोलॉजी वाज इन न्यूज़ रिगार्डिंग टू दैट कि जो क्या फोर्थ गलत हो गया? अच्छा, फोर्थ में ये गलत था कि जेनेवा प्रोटोकॉल 1925 जो है प्रोहिबिट द यूज ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन बट डज नॉट रेगुलेट प्रोडक्शन एंड स्टॉक पाइल ऑफ इट। वो क्लैरिटी से उसमें नहीं है। उसके लिए अलग से हमारा केमिकल वेपन कन्वेंशन है जिसमें स्टॉक पाइलिंग एंड प्रोडक्शन को रेगुलेट किया जाता है। रेगुलेशन इज CWC OPCW नॉट बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वाज इन न्यूज़ में था जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। इसमें बड़ा अच्छा न्यूज़ ये चल रहा था कि इसमें आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड दो, एक इसमें सोयाबीन और दूसरा मेज़ वेराइटी को यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाया और क्रॉप्स बनाने के बाद दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग हायर यील्ड एंड स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग टू द डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में क्या है यहाँ पे, हर्बिसाइड रेसिस्टेंट एंड अदर जैसे कि पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड ऐसे रेसिस्टेंट बना दिया हमने, तो प्रोडक्शन डेफिनेटली उसका हाई हो जाएगा। अब इंडिया में वो जीएम क्रॉप्स को अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो यहाँ के फार्मर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट ये आ रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो वो यूज़ कर रहे हैं वो उसको सस्ते रेट में इंडिया में इम्पोर्ट कर दे, एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, तो हमारे फार्मर कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। ये सेम चीज़ कॉटन में था, एक टाइम पे हम कॉटन एक्सपोर्ट करते थे, अब इंपोर्ट कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? तो ये न्यूज़ में इसलिए था। अब जैसे देखते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, GM crops are engineered to tolerate herbicide and pest and often provide higher yield compared to the conventional varieties। तो ये सबको पता है, अपने को मालूम है ये बात। In India, the approval of environment release of GM crop is granted by Ministry of Agriculture through Crop Science Division। तो ये भी सही है, सही है गलत है, जल्दी बताओ। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस वाज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। ये लोग नहीं करते, एग्रीकल्चर वाले काम नहीं करते। ठीक है, रीजन क्या है? रीजन क्या है? साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक नेचर का है, तो एग्रीकल्चर वाले मिनिस्ट्री को कैसे पता होगा वो चीज, तो इसलिए एनवायरनमेंट सेक्टर से उसको लेके आ। अब बीटी कॉटन ग्रोन इन इंडिया कंटेन्स जीन फ्रॉम बैसिलस thuringiensis, सबको मालूम होगा बैसिलस thuringiensis, बीटी कॉटन हम लोग यूज करते हैं उसके लिए। तो ये क्या हो जाता है, किसके लिए रेसिस्टेंट हो जाता है? वोल्वॉर्म, प्रोवाइड रेसिस्टेंस अगेंस्ट द वोल्वॉर्म पेस्ट। ठीक है, ट्रेड इन जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड द प्रोडक्ट इज रेगुलेटेड अंडर WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी एग्रीमेंट्स। यही होगा, ठीक है, कि जो भी ट्रेड अगर जीएम क्रॉप्स का अगर हम लोग करते हैं तो वो फाइटोसैनिटरी मेजर्स के ही अंदर और WTO का एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंदर ही रेगुलेट होगा। कि अगर आप यहाँ से जीएम क्रॉप्स को अगर फॉरेन कंट्रीज में कहीं भेज रहे हो तो इट विल बी गवर्न अंडर दीज गाइडलाइंस ऑफ द WTO। तो WTO में कंसर्न रेज किया जा सकता है कि आपने क्या इनपुट से उसको चीज़ को बनाया। BT ब्रिंजल एंड GM मस्टर्ड आर करेंटली कमर्शियल अप्रूव फॉर कल्टिवेशन इन इंडिया। अभी कहाँ से, अभी तो बहुत पीछे हैं हम लोग। तो 2 और 5 दोनों इनकरेक्ट हो गया। आई होप कि सही हुआ होगा। ठीक है, ओके, ठीक है। अब ये इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल था। इसमें ये बताया हुआ था कि वो पानी कैसे पी रहे हैं और कैसे वो लोग बाथरूम जाना पड़ता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो दैट इज व्हाट इंजेक्टिंग वाटर, इंजेक्टिंग थिंग्स इनटू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। रिसर्च ऑन माइक्रोग्रेविटी, ठीक है ना, UPSC में डायरेक्टली लिखा होता है एक्सियम प्रोजेक्ट रिसर्च ऑन माइक्रोग्रेविटी। स्पेस में गया तो माइक्रोग्रेविटी। अब मुझे आके बहुत लोगों ने बताया कि मेरा ये गलत हो गया क्वेश्चन। अब एक्सियम मिशन आप पढ़ के बैठे हो, स्पेस सेंटर पे है, माइक्रोग्रेविटी लिखा हुआ है, तब भी गलत हो जा रहा है। तो वही बात हुआ कि फिर दिख नहीं, कुछ और दिख रहा है एग्जाम वाले दिन। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में यूनिक चीज़ मुझे भी मालूम चला कि एक्चुअली इट वाज स्टार्टेड बाय सम नेशन। कुछ लोगों ने इसको स्टार्ट किया, कुछ नेशंस ने स्टार्ट किया। ठीक है, इंडिया इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अभी नहीं। जिन्होंने स्टार्ट किया, अब हम लोग खुद का अपना एक स्पेस स्टेशन बनाने का सोच रहे। क्या नाम है उसका? गगनयान मिशन, गगनयान मिशन। ठीक है,
तो अब क्वेश्चन देखते हैं। ISS इज अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, जापान, कनाडा एंड सेवरल मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। एकदम क्लियर कट यही, इन्हीं लोगों ने मिलकर बनाया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। Although India was not the part of the formation of ISS, it is currently full-fledged member of the ISS program. ये तो सही है। लिखा तो इसमें कि हम लोग पार्ट तो नहीं है ISS के, मतलब हमने नहीं बनाया, लेकिन प्रोग्राम में तो अभी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना फुल फ्लेजेड। आदित्य शुक्ला, अभी क्या नाम था, सुधांशु शुक्ला, तो सुधांशु शुक्ला गया, तो ये सही होना चाहिए, गलत होना चाहिए? नहीं, इट इज करेंटली नॉट फुल फ्लेजेड मेंबर, नहीं है अभी भी हमारे ISS। ठीक है, अभी मेरे बोलने पे वो हाँ बोल रहा था पीछे अभी। तो ISS ऑर्बिट्स द अर्थ इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब मुझे बताओ कौन ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे होगा? अंकित बताओ, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे है या फिर उस पे? जियो स्टेशन तो मैंने लिखा कहाँ है 35? अच्छा यहाँ लिख दिया है, ओ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से। मुझे सिर्फ जियो स्टेशनरी लिख के छोड़ देना चाहिए था, फिर पूछना चाहिए। अभी पता चल गया ना 35,000, अब तुम्हें लगेगा इतना ऊपर क्या ही करेगा। है ना, ठीक है, माई मिस्टेक, ओके। सो इट इज नॉट इन अ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, इज इन अ पोलर और लोअर ऑर्बिट, सॉरी लोअर ऑर्बिट पे रहेगा, ओके। So ISS used for the scientific research in areas such as microgravity, space medicine, earth observation and technology demonstration. तो ये तो काम है ही। ISS has been continuously inhabited by the astronauts since 2000। ये है continuously inhabit कर रहे हैं क्या उसमें? देखभाल करने के लिए है, श्योरिटी है, मतलब कि continuously उसमें रहना चाहिए किसी को? हाँ नहीं, सही है, सही बात है। इट इज बीइंग, हाँ चेंज होता है, आते जाते रहते हैं लोग ऊपर नीचे। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है ना। फिफ्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। द करेक्ट, इट हैज बीन कॉन्टिन्यूसली इनहैबिटेड सिंस नवंबर 2000। अच्छा तुम देख, अच्छा तुम देख के आंसर कर रहा। अरे एग्जैक्ट तो 2 नवंबर बता। हाँ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2 नवंबर से वी आर इनहैबिटिंग। अच्छा उसमें था ये, तो ये कॉन्टिन्यूसली इनहैबिटेड, तो इट इज़ अ वेरी यूनिक थिंग फॉर मी एज वेल। मतलब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बाकायदा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रुके हुए हैं लोग, ठीक है। अब ये एक अच्छा मुझे न्यूज़ में मिला था, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ऑलवेज रिमेंबर, वेन एवर इट इज़ अ वेलफेयर स्कीम, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू फोकस अपॉन दैट कि बेनिफिशियरी टारगेट उसका कौन है। मैं हमेशा यही बताता हूँ, वेन एवर यू आर रीडिंग विद द वेलफेयर स्कीम, डायरेक्टली फोकस किस बेनिफिशियरी टारगेट के लिए पर्टिकुलरली बनाया गया है और कौन सी बेनिफिट और क्या क्या उसको देंगे, व्हाट आर द फैसिलिटीज वी विल बी प्रोवाइडिंग इनटू इट। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इज अ कैशलेस कवर ऑफ 10 लाख टू ईच एलिजिबल फैमिली पर एनम फॉर लिस्टेड सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर कंडीशन। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि हम देंगे क्या बेनिफिट, ये कहीं नहीं था कि किससे देना है, किसको टारगेट करना है, ठीक है। कौन कौन सा? मेडिकल एग्जामिनेशन, ट्रीटमेंट एंड कंसल्टेशन, प्री हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिसिन तो कुछ नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है, फॉर द पुअर पीपल। जो हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन के पहले, एक बार आप हॉस्पिटलाइज हो गए उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा इंश्योरेंस का क्लेम वेम सब आप फाइल कर सकते हो। तो सेम थिंग, द यहाँ पे फोकस इसमें आपको करना है कि बेनिफिशियरी विल बी आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन, यूपीएससी क्वेश्चंस में फोकस करेगा इन्हीं सब चीज़ों में कि आपको पता होना चाहिए कि उसका बेनिफिशियरी टारगेट कौन कौन सा है। तो किस देख लेते हैं इसमें, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस पे रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज में डिटरमाइन किया जाएगा। रूरल एरियाज में इसमें दिया हुआ है, आई होप दिख रहा होगा सबको। इन अर्बन एरियाज ऑक्यूपेशनल कैटेगरी वर्कर आर एलिजिबल, जैसे रैग पिकर्स, बेगर, डोमेस्टिक वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ठीक है। रूरल बेनिफिशरीज हैव टू मीट बाय द 7 deprivation criteria. These include household with no adult ages of 16 to 59 as well as SC and ST household, ठीक है। अब जाते हैं क्वेश्चन पे। तो विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द स्कीम प्रोवाइड्स एन एनुअल हेल्थ इंश्योरेंस कवर टू 5 लाख पर फैमिली फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन। क्यों? 10 लाख ये कहाँ पढ़ा तुम लोग? तो तुम जो तुम बनाए हो अभी क्वेश्चन सॉल्व, वो बताओ गलत हो गया? गलत हो गया साक्षी, ठीक है। टेक्निकली 5 ही लाख है, बट 5 लाख पे है ना कौन सी नहीं, इसी का 5 लाख है। ये दिल्ली सरकार का इसमें आया हुआ था, तो इसमें 10 लाख तक वो लोग दे रहे हैं। दिल्ली भी इसमें स्टेट स्पॉन्सर भी कर रही है। इसमें पहला लाइन, उसमें नेक्स्ट लाइन आपने मैंने डाला है कि इट इज़ नॉट अ कम्प्लीटली अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इट इज स्टेट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो इंक्लूडिंग।
ठीक है। अब दूसरा इसमें एक चीज़ आपने ध्यान नहीं दिया कि 5 लाख के बाद इसमें प्राइमरी भी मैंने मेंशन किया है, प्राइमरी के लिए नहीं है, सिर्फ सेकेंडरी और टर्शरी के लिए। ठीक है, यूपीएससी ऐसा ऐसा कर देती है, मतलब वहाँ पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, पता सब कुछ है, फोकस नहीं कर पाए, मेक मिस्टेक। ठीक है। दूसरा, बेनिफिशियरी अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आइडेंटिफाइड ऑन द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के डेटाबेस लेंगे हम लोग। प्रधान, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम मैंने इसमें डाल रखा है, इट इज़ अ सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, फुली फंडेड नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इनटू द पार्ट ऑफ दैट। रीजन इसका क्या है, हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो स्टेट सब्जेक्ट जो होता है उसमें प्रेफरेबली सेंट्रल सेक्टर नहीं होगा, ऐसे हो सकता है लेकिन ज़्यादातर आप देखोगे कि नहीं मिलेगा ऐसे। The scheme covers all citizen including income taxpayer without any exclusion criteria. सारे लोग के लिए नहीं है, सारे सिटीजन के लिए नहीं, टैक्स मैं पे कर रहा हूँ चला गया वहाँ पे। रूरल हाउसहोल्ड आर आइडेंटिफाइड एज एलिजिबल बेस्ड ऑन डेप्रिवेशन क्राइटेरिया सच एज D1 D2 लाइक कच्चा हाउस, नो एडल्ट अर्निंग मेंबर, ये अभी हम लोगों ने न्यूज़ में देखा। ठीक है, तो क्या क्या सही हो गया इसमें फिर? 5 सही हो गया, 3 4 तो गलत है, 2 भी सही है एंड ये 1 भी गलत है, तो 2 स्टेटमेंट ओनली होना चाहिए, 2 ओनली होना चाहिए। यहाँ पे बी कैसे लिखा हुआ है? ठीक है, इंडियाज राइट इन WTO टू रिटेलिएट ऑन US ऑटो टेरिफ वोंट अफेक्ट द ट्रेड डील टॉक। तो एक बार पहले इसको पढ़ लो, इसमें न्यूज में दिया हुआ था कि बोथ इंडिया एंड US आर सिग्नेटरी टू द एग्रीमेंट टू सेफगार्ड, both India and US are signatories to agreement to safeguard at the WTO which empowers member to suspend its tariff concession to another member who introduce safeguard measure on its import. अभी कोई बता सकता है कि क्या समझ में आया इसका मतलब? ये क्या कह रहा है कि वी बोथ आर एग्रीमेंट ऑफ सेफगार्ड हमने साइन कर रखा है, अगर हम किसी कंट्री ने टेरिफ इंपोज कर दिया, ठीक है, जैसे इसमें कह रहा है कि सेफगार्ड एट द डब्ल्यू विच एम्पावर्स मेंबर टू सस्पेंड इट्स टेरिफ कंसेशन, जैसे आपने वहां पे सेफगार्ड मेजर कुछ लगा दिया अपने किसी प्रोडक्ट पे, तो हमारे पास भी इतना पावर है कि जो हमने टेरिफ कंसेशन आपको दे रखा था वो भी मैं पीछे ले लूंगा। आ रही बात समझ में? जैसे मान लो मेरा कोई प्रोडक्ट जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आपने उसके ऊपर क्या करा, आपने उसके ऊपर टेरिफ इंपोज कर दिया, तो एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड ये कहता है, आपको भी पावर देता है कि अगर ऐसा कुछ आप करते हो तो मैंने जो टेरिफ कंसेशन आपको दे रखा था अपने मार्केट में वो मैं वापस लूँ। ठीक है ना? अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको सारे एग्रीमेंट कैसे, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डंपिंग ड्यूटी, जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो कैसे डिफरेंट, डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच कैसे डिफरेंट है, मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज कैसे डिफरेंट, सबकी क्लैरिटी होनी चाहिए। एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड कब लगेगा, क्या उस पर वो है। तो नाउ क्वेश्चन क्या कहता है, द एग्रीमेंट अलाउज द मेंबर कंट्रीज टू इम्पोज टेम्पररी ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स such as raising tariff or applying quantitative restriction when domestic industries suffer serious injury due to sudden surge in imports. Sudden surge in imports हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, टेम्पोररी ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स लगा देंगे। अरे बात समझ में? सडन ट्रेड कैसे सर्च होने लगेगा इंपोर्ट्स में? क्या रीजन हो सकता है इंपोर्ट सर्च होना सडन? हाँ, क्या हमारा, तो उससे इंपोर्ट सर्च होने लगेगा क्या? डंपिंग अलग चीज होता है। डंपिंग में क्या होता है कि मार्केट जो वैल्यू होता है उससे कम, जैसे कि मैं चाइना में जो मार्केट वैल्यू जो चल रहा है उससे कम प्राइस में उसी प्रोडक्ट को उसने इंडिया में डालना शुरू कर दिया डेलिबरेटली। तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि जो कंट्री है WTO का, अगर वो मेंबर अगर रहेगा तो उसमें एंटी डंपिंग क्लॉज लगा हुआ है कि वो सेलेक्टिवली उसी कंट्री के लिए लगाएगा उस चीज को, कि हमने नेचर उसका देखा कि उसने सेलेक्टिवली उसने डंप करना शुरू किया है, अपनी कंट्री में वो किसी और प्राइस पे बेच रहा है, उससे कम में हमारे इंडिया में कर रहा है, सब्सिडाइज कर दिया या कुछ कर दिया, कोई मेजर लगा दिया, उसके बेसिस पे कर रहा है। लेकिन ये जो है सेफगार्ड मेजर जो है, टेम्पोररी रिस्ट्रिक्टिव मेजर जो है, ये सबके लिए समान रहेगा। इट विल बी नॉट अ पार्शियल, डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच में नहीं रहेगा। ठीक है, अगर मान लो इंपोर्ट द एग्रीमेंट अलाउज द मेंबर कंट्री टू इम्पोज टेम्पोररी ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव मेजर, तो ये सही स्टेटमेंट है कि टेम्पोररी ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स लगा देंगे। Now, India is not a signatory to WTO agreement on safeguard. तो ये तो ऐसा है नहीं, India is a part of WTO. Second statement incorrect हो गया। A safeguard measures can be imposed only after competent authority determines that the increased imports are causing or threatening to cause serious injury to the domestic industry. है कि नहीं?
ऐसे तो आप लगाएंगे नहीं। WTO में अभी यही तो चल रहा है ना बहस। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि मार्च 26 को यूएस अनाउंस 25% ऑफ एड वॉलरम टेरिफ ऑन द इंपोर्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स ऑन सर्टेन ऑटोमोबाइल पार्ट्स इंक्लूडिंग फ्रॉम इंडिया अंडर सेक्शन 232 ऑफ द ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट। तो उसके अंदर यूएस कर रहा था, तो हमने सेफगार्ड मेजर्स को WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट में मैकेनिज्म में लेके चले गए कि आपने क्या लगाया है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं, द सेफगार्ड ड्यूटीज अंडर द एग्रीमेंट कैन बी मेंटेन्ड इनडेफिनेटली एज लॉन्ग एज डोमेस्टिक इंडस्ट्री कंटिन्यूज टू क्लेम इंजरी। टेम्परेरी ऊपर ही लिखा हुआ था, तो इनडेफिनेटली तो होगा नहीं। ठीक है, सेफगार्ड मेजर्स भी है। The WTO agreement on safeguard allows affected member countries to suspend equivalent tariff concession if another countries impose safeguard measures that are restrictive their export. तो अगर ऐसा होता है तो they will do that. यही मैंने यहाँ पे दिखाया आपको अभी कि in case अगर ऐसा होता है which empowers member to suspend its tariff concession, जो है, जो हमने tariff concession दे रखा है अपनी कंट्रीज में आपको, वो मैं सस्पेंड कर दूंगा टाइम पे क्योंकि आपने सेफगार्ड मेजर लगा लिया। ठीक है ना, तो दिस इज व्हाट इज इज न्यूज़। सो मैंने इस पे एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, अच्छा ये ब्रिक्स का 14th क्वेश्चन है ये। तो ब्रिक्स पे एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। ब्रिक्स वाज ओरिजिनली एस्टैब्लिश इन 2000, कब इस्टेब्लिश हुआ था? 2009 में। ठीक है, इसका जो पहली बार क्वाइंड जब हुआ था वो किस साल हुआ था क्वाइंड पहली बार? हु हैज़ क्वाइंड द टर्म ब्रिक्स? वो भी रिसेंटली ही हैज़ डाइड 2 साल 1 साल पहले। प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान हैज गिवन नाटो बोल रहा हूँ, ये क्वाड के लिए। मैं भी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम। BRICS was originally established in 2009 as a grouping of 4 countries and expanded to include South Africa in 2010। 2010 में ऐड हुआ साउथ अफ्रीका, हाँ सही है। एंड एज ऑफ 2025 टोटल अभी मेंबर्स हो गए हैं, कितने मेंबर्स हो गए टोटल ब्रिक्स में? 11 मेंबर्स आते हैं। सो कौन कौन कंट्रीज ऐड हुई है? सबसे पहले एशिया से, जो मतलब मिडिल ईस्ट नेशन से कौन कौन सी कंट्री ऐड हुई है? सऊदी अरबिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इजिप्ट। ठीक है, एशिया से कौन नया कंट्री ऐड हुआ है? एशिया से भी अभी रिसेंटली एक कंट्री ऐड हुआ है ना, साउथ ईस्ट एशिया से। विच कंट्री हैज बीन एडेड इन ब्रिक्स? साउथ ईस्ट एशिया। न्यूज़ नहीं देख रहे हो आप लोग? इंडोनेशिया इज एडेड इनटू दिस। ठीक है, इंडोनेशिया ऐड हुआ है। उसके अलावा एक कंट्री अफ्रीका से ऐड हुआ है। कौन सी कंट्री? इथियोपिया। ठीक है, सो ब्रिक्स कंट्रीज कलेक्टिवली अमाउंट फॉर 48% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड अराउंड 40% ऑफ द ग्लोबल GDP। 48% है वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो हो जाना चाहिए ना, इंडिया चाइना दोनों है इसमें। और जीडीपी इतना नहीं होगा क्योंकि इमर्जिंग है ना हम लोग सबके सब, डेवलप तो है नहीं। एरियाज ऑफ कॉपरेशन अंडर द ब्रिक्स इंक्लूड फाइनेंशियल कॉपरेशन, एनर्जी सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये तो ठीक है। द मोस्ट रिसेंट ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड इन ब्राजील। अभी ब्राजील में हुआ था, रशिया में हुआ था? ब्राजील में ही हुआ था। ठीक है ना, किसी गलत हुआ? गलत हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे फोकस करते चलो। ब्रिक्स GDP परचेजिंग पैरिटी पे 48% ऑफ ग्लोबल GDP है इन करेंटली। सो आप ये गलत फिगर है, 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन तो लगभग है हम लोग। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बेसिकली गल्फ ऑफ अदन, रेड सी। अब क्या होता है एक्चुअली, जैसे कि स्वेज कैनाल से, वहाँ से यूरोप से कोई भी अगर ट्रेड वेड हो रहा है, तो व्हेन इट एंटर्स इनटू द रेड सी एंड व्हेन इट इज स्टार्ट क्रॉसिंग फ्रॉम दिस रीजन विच इज़ द अंडर येमेन से इधर से, तो दे स्टार्ट अटैकिंग ऑन टू इट। यहाँ से जो शिप्स आता है उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इट वॉज हाईलाइटेड बाई UK मैरीटाइम एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी ने हाईलाइट किया है कि शिप अंडर अटैक इन द रेड सी ऑफ येमेन, येमेन के कोस्ट लाइन पे उस पर अटैक किया जा रहा है। तो अब क्योंकि अटैक हो रहा है, जाहिर सी बात है ट्रेड यहाँ से हो रहा है, इंडिया का भी ट्रेड है, तो आपको पता होना चाहिए वहाँ पे क्या है। इंटरनल सिक्योरिटी में भी इसका आंसर में एग्जाम्पल आप देंगे इन सारे रीजन्स का। जब इंटरनल सिक्योरिटी के आंसर्स लिखेंगे तो यू हैव टू कोट द एग्जाम्पल ऑफ दीज एरियाज कि यहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट। तो फिर इस पर क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको देखो, ये बेसिकली ये स्वेज कैनाल है हमारा, तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया। दिस इज स्वेज कैनाल
ठीक है। सो मेडिटेरेनियन से अगर मुझे कनेक्ट करना है एंड हैव टू एंटर इनटू द इंडियन ओशन, अगर मुझे यहाँ पे आना है तो वी हैव टू ट्रैवल फ्रॉम द रेड सी एंड देन वी हैव टू गो फ्रॉम द गल्फ ऑफ एडन। एग्जाम वाले दिन बिल्कुल क्लैरिटी रखना, रेड सी नीचे है साउथ में, इसके ऊपर यहाँ पर्शियन गल्फ है। एग्जाम वाले दिन क्या होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने लगता है कि पर्शियन गल्फ है कि रेड सी है, ठीक है ना। तो याद रखना कि पर्शियन गल्फ ऊपर है, यहाँ गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और यहाँ नीचे है, ठीक है ना। तो इससे अगर याद करने का तरीका अगर और हो तो याद रखना रेड सी ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इससे भी याद रख सकते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास है यहाँ, ठीक है। तो वॉट एवर द ट्रेडिंग जो भी यहाँ से होगा इट विल कम फ्रॉम दिस एंड इंटर्स द रेड सी एंड देन फ्रॉम हियर गल्फ ऑफ अदन इट विल गोज टू द इंडियन ओशन। सो ओपनिंग इसका यहाँ पे ऐसे। So now the Red Sea connects to the Mediterranean Sea through Suez Canal and opens into the Indian Ocean via Bab el-Mandeb Strait. तो ये सही statement हो गया। It forms the major segment of Europe-Asia maritime trade route. तो ये सही statement होगा ना, गलत हो गया क्या? सही हुआ ना, ठीक। The Red Sea is bordered by the African countries and does not share its coastline with the Asian nation. तो ये तो सही है। सर सऊदी सऊदी क्या सऊदी? एशियन सऊदी तो अफ्रीका में आता है। The Red Sea is bordered by the African countries, है ना? And does not share its coastline with the Asian nation. वो एक हाँ गलत है ना ये स्टेटमेंट, गलत है ना। तो अभी हाँ बोल यार, देखो ना ये एशियन नेशन है तो ये सारे एशिया है, ये अफ्रीका है। इस कॉन्टिनेंट का क्लैरिटी होना चाहिए। अफ्रीका, एशिया, जो मिडिल ईस्ट आता है वो एशियन नेशंस में कंसिडर होता है, ठीक है। नाउ द मेरीटाइम सिक्योरिटी इन द रेड सी हैज़ बिकम अ ग्लोबल कंसर्न ड्यू टू पायरेसी, जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड डिसरप्शन इन शिपिंग लेन्स। द रेड सी लिव्स बिटवीन द अरेबियन पेनिनसुला एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अरेबियन पेनिनसुला एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सही है ना ये तो। हाँ ये अभी मैंने बताया ना हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ हॉर्न। क्यों इसको हॉर्न, जैसे थोड़ा सा ये हॉर्न के जैसा निकला हुआ है, ठीक है। फिर दिस इज ऑल अबाउट ऑफ इट।